कैसा रहा अनुभव जब आपको पहली बार पता चला कि राष्ट्रपति से आपको अवार्ड मिलने वाला, और ये- कौन से सन की बात है सर ये? वीरता चक्र मुझे दिया गया 2005 में कीर्तिनगर के केस में। फिर मुझे 12 में विशिष्ट सेवा मेडल राष्ट्रपति जी के द्वारा, 23 में मुझे अति विशिष्ट सेवा मेडल अब्दुल कलाम जी से लेकर के प्रतिभा पाटिल सिंह और अभी द्रौपदी मुर्मू जी। हमारे एक साथी ने एक सब ऑफिसर के लिए फॉर्म भरा, तो जिस दिन उसकी लास्ट डे, तो उस दिन शाम को उसने बताया 4 बजे। मैंने कहा भाई हमें क्यों नहीं बताया। अब मजाक में उन्होंने क्या बोला, ऐसा क्या बोला कि बात लग गई इतनी आपको? उन्होंने बोला कि मैंने तो फार्म भर दिया था, हम्म, आई एम गोइंग टू बिकम ए ऑफिसर। मैंने सोचा कि मेरे अंदर क्या कमी है, मैं ऑफिसर क्यों नहीं बनता। उस दिन मैंने सोचा, मैं आज आपसे वादा करता हूँ कि अगर मैंने तुम्हारे से अगर सलूट नहीं लगवाया तो मेरा नाम धर्मपाल। कुछ ऐसी घटना सर जो जिक्र करना चाहें आप? सुबह का टाइम था, बिल्कुल सर्दियों के दिन थे, तो मैं जो गया तो पूरा ब्लेज था, और उसमें 5 बच्चे और एक लेडी थी प्रेग्नेंट, कोई रास्ता जाने का। आज के दौर में हम फायर सर्विसेज में कितने आगे हैं? हमारे यहाँ पे प्रिवेंटिव मेजर्स को इग्नोर किया जाता है। लोगों का इंटरेस्ट जगाने के लिए यहाँ सेफ्टी को एक सेकेंडरी इशू माना जाता है। लोगों का इंटरेस्ट, आज कोई हीरो आ जाए बॉम्बे से, हीरोइन आ जाए, पुलिस का कोई सीनियर ऑफिसर आ जाए, तो उसके ऊपर ज्यादा फोकस रहता है। अगर कोई फायर ऑफिसर कहीं जाता है तो उसके ऊपर कोई फोकस नहीं रहता। वो नहीं करता। नमस्ते बंधुओं, मेरा नाम है सौरभ पांडे शौर्य और आपका स्वागत, वंदन और अभिनंदन करता हूं मैं द चौपाल के इस पॉडकास्ट में। आज हमारे साथ जो मेहमान जुड़ रहे हैं वो बेहद खास हैं। खास कई मायनों में है। इनकी जीवन की कहानी, इनकी जो एक यात्रा रही है वो बहुत सारे लोगों को प्रभावित कर सकती है, बहुत सारे लोगों को वो इंस्पायर कर सकती है, और आज उनकी जुबानी हम सुनेंगे उनकी कहानी। हमारे साथ हैं डॉक्टर धर्मपाल भारद्वाज जी। तो सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। और आपका जो प्राइमरी परिचय है मैं वो देना चाहूँगा कि दिल्ली फायर सर्विसेज में एक सिपाही से लेकर के मुख्य फायर अधिकारी तक का जो सफ़र है आपने तय किया, जो कि एक यात्रा अपने आप में बहुत ही इंस्पायरिंग है। आज के परिदृश्य में अगर हम बात करें तो सर सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत और धन्यवाद कि आप हमारे यहाँ आए और हमें बातचीत करने के लिए अपना समय आपने दिया। सरोज जी नमस्कार। आपने इस स्टूडियो में बुलाने का, आपने जो ये प्रोग्राम बना है, इसके लिए मैं आपकी इस पूरी यूनिट का, मैं सरोज जी स्पेशली आपका बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। सर इसे मैं आपके विषय में कुछ बताऊं उससे ज़्यादा बेहतर मुझे लगता है दर्शक आपके मुंह से ही आपकी कहानी सुनना चाहेंगे। तो मैं सबसे पहले तो कैसा रहा आपका आरंभिक जीवन, कहाँ से प्रारंभ हुई आपकी यात्रा, पहले उस पर बात कर लेते हैं। मैं एक दिल्ली में गांव है जी। मुडेला कलां, जो कि नजफगढ़ के पास, सहवाग जी का जो गांव है, नजफगढ़ के पास। नजफगढ़ के पास जी, मुडेला जी। कलां मेरा गांव है। जी। तो वहाँ से मेरी जीवन यात्रा स्टार्ट हुई। प्राइमरी जो मेरी स्कूलिंग है वो गांव में ही हुआ। स्कूल के 6वीं के बाद फिर मैं यहाँ नजफगढ़ में इधर ज्वाइन किया। 7th क्लास में इधर मैं नजफगढ़ में स्टार्ट किया। 7th क्लास से फिर मैं 11th क्लास में मुझे, क्योंकि साइंस पढ़नी थी, साइंस नजफगढ़ स्कूल में नहीं थी, तो इसलिए मुझे जनकपुरी डी ब्लॉक में मुझे एडमिशन लेना पड़ा। मैंने कोशिश भी किया कि भी डॉक्टर भूपेंद्र जी हमारे गुरुजी हुआ करते थे कि एक सेक्शन हमारा साइंस बी ग्रुप का बनाया जाए। तो उन्होंने बी ग्रुप साइंस का बनाया, इंग्लिश मीडियम का, लेकिन वो महीने भर चला, फिर वो चल नहीं पाया। तो मैंने इसलिए वहाँ से स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट लेकर मैं जनकपुरी डी ब्लॉक में, फिर मैंने 11th-12th जनकपुरी डी ब्लॉक से किया। और फिर मैं श्री वेंकटेश्वरा कॉलेज में मैंने बीएससी बी ग्रुप में मैंने ज्वाइन किया। फर्स्ट ईयर किया। 2nd ईयर के मिडल में मेरा अपॉइंटमेंट दिल्ली फायर सर्विस में एज ए कांस्टेबल हुआ। मैंने अपने साथियों से भी काफ़ी बात की इस बारे में, घर वालों से बात की कि भी ज्वाइन किया जाए या नहीं किया, क्योंकि एक तरफ तो मुझे डॉक्टर बनना था। अब ये फायर सर्विस में एकदम रास्ता चेंज हुआ, और पोस्ट भी कांस्टेबल जो बेसिक पोस्ट थी। जी जी। फिर मेरे घर वालों ने कहा कि भी नहीं, आपको ज्वाइन करना है, आगे सर्विस मिले ना मिले, क्या होता है क्या नहीं है। घर की कंडीशन ठीक थी, ज़्यादा वो नहीं थी, बस अपना एक मध्यम वर्गीय परिवार, मध्यम वर्ग से, मतलब काफ़ी नीचे ही थे हम, ज़्यादा वो नहीं थे। लेकिन डिसाइड हुआ कि भी ठीक है, मैंने सर्विस को ज्वाइन किया। तो मैंने 82 में दिल्ली फायर सर्विस में एज ए कांस्टेबल आई ज्वाइन। मैं
ज्वाइन किया तो मेरा कॉलेज वाले लड़कों से काफ़ी मेरा संबंध रहा। तो एक बार तो बस लेकर के ही आ गए थे हमारे ट्रेनिंग स्कूल मोती नगर में। पूरी बस लेकर के आगे मैं बिल्कुल जो हाफ पैंट होती है और सैंडो बनियान उसमें थे, तो मुझे बड़ा अजीब सा लगा। कटिंग बिल्कुल एकदम जीरो कटिंग थी। मैं साथियों के साथ फिर हमने पिक्चर देखी बेताब। हम चाणक्य ये सिनेमा पे सनी देओल वाली। सनी देओल बेताब पिक्चर देखा तो 72 के करीब बच्चे थे। तो बड़ा उत्साह हुआ। कॉलेज लाइफ और ट्रेनिंग लाइफ दोनों को मैंने मिलाया तो जोड़ पाया कि अब तो मेरा यही सब कुछ है, दिल्ली फायर सर्विस ही है। 3-4 साल मैंने पढ़ाई की, फिर वहाँ से मैंने ग्रेजुएशन साइमल्टेनियस मैंने 1.5 साल में ग्रेजुएशन पूरा किया। प्राइवेट ओपन स्कूल ओपन कॉलेज से, दिल्ली यूनिवर्सिटी से कॉलेज पूरा हो गया। तो फिर हम एक शाम में बैठा हुआ था अपने बैरिक्स से, एक ही 2 कमरे थे ज्वाइंट, उसमें हम 7 लोग रहते थे, C16 कनाट प्लेस। तो उसमें हमारे एक साथी ने एक सब ऑफिसर के लिए फॉर्म भरा था, जो कि नागपुर में एक पहला ऑफिसर के लिए फर्स्ट स्टेप होता है। तो जिस दिन उसकी लास्ट डे, तो उस दिन शाम को उसने बताया 4 बजे कि मैं धर्मपाल, मैंने जो ना फॉर्म भर दिया है और मैं ऐसे ऐसे। उसने B.Com किया हुआ था। तो मैंने कहा भाई हमें क्यों नहीं बताया, हम भी तो, हमारी शक्ल सूरत ठीक है, एजुकेशन भी ठीक है, तो हम भी तो भर सकते थे। तो उसने बड़ा मजाक में किया, नहीं जब तो भर दिया। तो मैंने उस दिन मैंने सोचा, एक डिसाइड किया कि भाई मैं आज आपसे वादा करता हूँ कि अगर मैंने तुम्हारे से अगर सलूट नहीं लगवाया तो मेरा नाम धर्मपाल। क्या बात। मैंने उस दिन डिसाइड किया। और तो मैं कितनी उम्र रही होगी आपकी? उस टाइम में 20-21 साल। 20-21। ये कॉन्फिडेंस था मेरे अंदर था कि भी मैंने इससे, हालांकि वो मेरे से उम्र में 6-7 साल बड़े थे, B.Com किया हुआ था, मैं तो बिल्कुल ही। अच्छा, मजाक में उन्होंने क्या बोला, ऐसा क्या बोला कि बात लग गई इतनी आपको? उन्होंने बोला कि मैंने तो फॉर्म भर दिया था, आई एम गोइंग टू बिकम ए ऑफिसर। तो मैं सोचा भी मेरे अंदर क्या कमी है, मैं ऑफिसर क्यों नहीं बन सकता। तो मैंने, भाई आपने मुझे भी तो बताना चाहिए था, और तुमने बताया इस टाइम पे शाम के 4 बजे मेरे पास कोई डॉक्यूमेंट वगैरह। तो उसने इसी तरीके टॉन्टिंग में बताया कि देखो मैं अब ऑफिसर बन के निकलूं फटाफट। हाँ, वो तो पीछे एक हाँ टॉन्टिंग। तो मैंने भी इसको टॉन्टिंग को एक अपना चैलेंज के तौर मिशन पे लिया, बना लिया कि भी मैंने इसका जो टॉन्टिंग है, मैं उसको आई विल टेक इन ए पॉजिटिव वे। आई टुक इट एंड नॉट ओनली टुक इट, आई वर्कड ऑन दैट। मैंने खूब मेहनत किया। मैंने अपना, हमारी एक इंजीनियरिंग होते फायर इंजीनियरिंग, ग्रेड आई फायर, क्योंकि मैं 11th-12th मेरी साइंस ग्रुप से थी, तो मैं उसमें अपीयर हो सकता था। बीइंग साइंस स्टूडेंट इन 11th-12th मेरे लिए एक डिस्काउंट था। तो मैं उसमें स्टार्ट किया। तो एक मुखर्जी साहब ने एक बुक लिखी थी, साइक्लोस्टाइड बुक होती थी, तो तिलक नगर रहते थे। तो मैंने स्टडी स्टार्ट की, तो कोई बताने वाला नहीं था, कोई गाइडेंस देने वाला नहीं था, क्योंकि बीइंग सिपाही कोई ऑफिसर भी बात करके राजी नहीं था। लगते थे अच्छे, पहले ही एकदम से टॉप लेवल की डिग्री करोगे, उसको ग्रेड आई हम इंजीनियरिंग बोलते हैं, इक्विवेलेंट टू डिविजनल ऑफिसर, DO कोर्स नागपुर से। तो मैंने इस बुक को लेकर के मैं तिलक नगर पहुंचा। तो मैंने सर को दिखाया, मैं सर मेरी थोड़ी हेल्प कीजिए, मेरे को थोड़ा गाइडलाइंस कीजिए। उन्होंने मेरे को कहा कि भाई नहीं, आप पहले तो छोटा कोर्स कीजिए, सब ऑफिसर्स कोर्स कीजिए, देन गो फॉर द स्टेशन अफसर कोर्स कीजिए, उसके बाद में ग्रेड आई करिए। तो मैंने उनसे कहा, मैं सर, मैं ये बुक आपकी लिखी हुई बुक थी, और मैंने कहा इसमें आपने 5 गलतियां की हुई है। मैंने सबको गलतियों को और किया हुआ था पेंसिल से, और मैंने उनका रेमेडी भी कर दी था कि अच्छा। ये इसका हल सोल्यूशन ये है। तो एकदम से उन्होंने, और सब्जेक्ट कौन सा था? और साइंस का, साइंस स्टूडेंट, साइंस की बुक थी वो, हाइड्रोलिक्स। अच्छा। तो मैंने 5-6 उनकी गलतियां निकाल कर, मैं सर ये मिस्टेक है इसमें प्लीज। लेकिन उनका मन नहीं पसीजा, मेरे को उन्होंने एक्सेप्ट नहीं किया, मेरे को गाइडेंस क्या नहीं, पहले कोर्स कर गया। मेरे पास
कोई बुक नहीं थी पढ़ने की, कोई सिलेबस नहीं था, कैसे क्या होता है किसी ने नहीं बताया, कोई बुक नहीं थी, कोई गाइडेंस नहीं था। तो मुझे एक बार पता लगा कि दरियागंज में एक यूनिवर्सल बुक स्टॉल है। तो मैं भागा यहाँ से, कनॉट प्लेस से गया वहाँ पे। मैंने देखा हो बहुत सारी बुक्स थी वहाँ। उस दिन मैं बड़ा खुश हुआ कि अब मैं इसको पार कर दूंगा। मैंने जब पहली बार टेस्ट दिया तो पहली बार में मैं ऑल इंडिया मैंने टॉप किया था एक पेपर में, हाइड्रोलिक्स में। लेकिन बाकी 3 पेपर क्योंकि प्रैक्टिकल पेपर थे मेरे पास ज़्यादा, उसके बारे में एक वो नहीं था, मटेरियल नहीं था लिखने का, कैसे लिखूं क्या है। तो मैं एक पेपर मेरा उसमें फेल हुआ, 3 पास हो गए, लेकिन हमें साइमल्टेनियस चारों को एक साथ पास करना है, ये कंडीशन थी। बुक स्टॉल मिलने के बाद मैंने वहाँ से हर महीने में बुक खरीदता था। जैसे पे मिलती थी तो मैं भागा जाता वहाँ पे 2-3-4 बुक्स लेकर। फिर मेरे पास एक मटेरियल हो गया कि हाँ मुझे पढ़ना है। और मैं उस टाइम तब मेरी स्पीड बना, और मैंने उस टाइम बीइंग सिपाही मैंने उसको, उस जो कोर्स था मैंने उसको क्रैक किया, और मैं ग्रेड आई इंजीनियरिंग जो कि डिविजनल अफसर कोर्स के इक्विवेलेंट होता है मैंने किया। और उसके बाद मेरा एक इंटरव्यू आया सब ऑफिसर के लिए। तो मैं वो जो इंटरव्यू आया तो मैं इंटरव्यू में अपीयर हुआ, और उस इंटरव्यू के दौरान मेरे को आई स्टूड फर्स्ट ऑन ऑल इंडिया बेसिस इन दिल्ली फायर सर्विस। अच्छा अच्छा। तो जिस ऑफिसर से वो उस टाइम पे वो ऑफिसर बन चुका था, इस ड्यूरेशन में वो सब ऑफिसर बन चुके थे। और ठीक मेरे इस अपॉइंटमेंट के 6 महीने बाद दोबारा कॉल निकली स्टेशन ऑफिसर के लिए डायरेक्ट की। तो मैं उसमें एलिजिबल नहीं था, मैं उसमें एलिजिबल था। अच्छा। लेकिन वो उसमें एलिजिबल नहीं था। मैंने उसमें अपीयर हुआ विद द ग्रेस ऑफ गॉड। देन आई अगेन अपॉइंटेड एज स्टेशन ऑफिसर विद इन नेक्स्ट 6 months, और अगेन स्टूड फर्स्ट ऑन ऑल इंडिया बेसिस। तो उनसे मुलाकात, फिर वो मुलाकात का एक बड़ा एक जैसे हीरोइक सिस्टम होता है ऐसे हुआ। मैं उस टाइम में कनॉट प्लेस में ही था, तो मैंने वर्दी लगाई हुई थी, स्टार लगे हुए थे, स्टेशन अफसर जैसे इंस्पेक्टर के बराबर के, सब इंस्पेक्टर। तो कनॉट प्लेस से फायर स्टेशन से इधर आ रहा था, मैं अपने एक साइड से उधर जा रहा था, हमारा ग्राउंड के बीच में ऐसे बिल्कुल फिल्मी अंदाज में, फिल्मी स्टाइल में। और उसने भी पी कैप पर लगा हुई, मैंने भी पी कैप लगाई, और उसने भाग के एकदम से मेरे को ऐसे हक किया। और मुझे इतना अच्छा उस टाइम ब्रीथ हुआ, प्राउड कि अपने आप को मतलब सहज महसूस हुआ कि यस, मेरे को कंफर्ट में जो मेरे भागदौड़ थी मेरी उधेड़ बुन थी, उसमें काफी मुझे रिलीफ मिला। लेकिन मेरी उससे कोई ऐसी बात नहीं हुई कि मैंने आपका चैलेंज एक्सेप्ट किया, मैंने ये किया। कहीं न कहीं वो आपके लिए पॉजिटिव ही साबित हुए। मैंने उसको पॉजिटिव लिया, हाँ, और उसने भी उसको मेरे को हक किया, बड़ा खुश हुआ, और उसने सलूट किया, और मैंने उसका सलूट बड़े गौरव से, बड़े जो मेरे वर्ड्स थे, मुझे उस वर्ड्स बिल्कुल ध्यान थे कि मैंने तुम्हारे से अगर मैंने सलूट नहीं लगवाया तो मेरा नाम धर्मपाल नहीं। और वो बिल्कुल मेरे सामने बात आई, और मैं बड़ा इमोशनली हुआ, बड़ा अच्छा लगा मुझे। मतलब अच्छा इन द सेंस, कोई टारगेट अगर आदमी लेता है तो उसके पार उतरता है। मैंने उस चीज को एक क्रोध उसमें नहीं लिया, उसको एक अपने लिए लिया कि मेरा कंपटीशन मेरे से ही, पॉजिटिव एटीट्यूड में लिया, नॉट पॉजिटिव नेगेटिव एटीट्यूड लिया, और मैं बड़ा उसमें सक्सेस हुआ। और मेरा फिर उसके बाद मेरा असिस्टेंट डिविजनल अफसर के लिए बीच में आया, तो मैंने असिस्टेंट डिविजनल अफसर प्रमोट हुआ। फिर डिविजनल ऑफिसर के लिए भी मेरे पास कॉल आई कि मैं उसमें भी, मैंने इस बीच में फिर इंजीनियरिंग की यूके से, मार्टन मार्श, यूनाइटेड किंगडम से किया। और मैंने फर्स्ट टाइम में मैं अपीयर हुआ, और फर्स्ट टाइम में मैंने उसको क्रैक किया। क्योंकि मेरे पास जब मैं पढ़ता था मेरे पास टाइम नहीं था। मैं नजरगढ़ से गांव में जाता था, बसें बहुत कम होती थी, पूरा टाइम मेरा बसों में ही टू एंड फ्रो चलता था। लेकिन वहाँ मुझे एक पढ़ने का प्लेटफॉर्म मिला दिल्ली फायर सर्विस में, वहाँ से मैंने इंडिया से किया, फिर मार्टन मार्श से किया। काफ़ी मुझे एक अपॉर्चुनिटी मिली, प्लेटफॉर्म मिला, मेरे को तनख्वाह भी मिलती थी, एजुकेशन भी मेरे को मिली। तो MI करने के बाद मेरे को लगा कि हाँ मैं
ऑल वर्ल्ड बेसिस पर कहीं भी जा सकता हूँ, कहीं भी कुछ कर सकता हूँ। तो बड़ा अपने आप को मेहनत का एक जो रिलीफ होता है, एक मज़ा आता है, एक आनंद जो आता है वो आनंद मैं अपने आप में ही जो कि एक मेहनत से मिलता है। मैं बच्चों को यही बताना चाहता हूँ कि मेहनत में एक बड़ा बहुत अच्छी कामयाबी है। जिसको कहा गया स्वांतः सुखाय। सुखा है, ये प्रैक्टिकल है। मैं उस लम्हा को देखता हूँ, इंजीनियरिंग पढ़ा कैसे गाइडेंस ना मिलने से भी मेरे को कैसे टक्कर इधर उधर किया। उसके बाद मैंने जितनी मेरी बुक्स थी मैंने सब बांट दी। एक ट्रक बुक थी मेरे पास, एक ट्रक बुक थी सर, इतने में तो लाइब्रेरी बन जाए। जितना अमेरिका की, NFPA, यूके की, इंडिया की जितनी बुक्स थी, ऑस्ट्रेलिया, सबको हमने पढ़ा। सभी मैंने सब बच्चों को बांट दी और सबको मैं पढ़ाता था। मैं एक ओपन बोलता था, जो बच्चे आते थे, भाई जो भी पढ़ना चाहे मेरे से फ़ोन करे, मेरे से अपॉइंटमेंट लेने की ज़रूरत नहीं, फ़ोन पे ही बताए और जब मर्जी मेरे पास आए। अगर वो पढ़ने के लिए आएगा तो मैं खाना छोड़ करके उसको पढ़ा सकता हूँ। ऐसा हुआ, बहुत सारे बच्चों ने ग्रेड आई की, काफ़ी पढ़े, तो काफ़ी उस पढ़ाई का मैंने उसके बाद जो डिफ़िकल्टी मुझे आती थी वो किसी और को ना आए। मैं इस लाइन को मुझे बहुत अच्छी से याद है कि जो दिक्कत मुझे आती थी, सौरभ जी, मैं नहीं चाहता था कि किसी भी भाई को, किसी बच्चे को, किसी बेटे को वो दिक्कत आए। पढ़ाई के लिए मैंने उनको मैंने जब चाहा उनको बुला करके वो आए, मैं कोशिश करता भी कहाँ क्या है वो मैं सब बताता था। ये एजुकेशन का मेरा शौक था, अपनी पढ़ाई करना, चैलेंज को एक्सेप्ट करना, अपने आप से चैलेंज करना। मेरा जो कल था आज बेटर होना चाहिए और आज का जो दिन है वो जो आने वाला कल है उससे बेटर। मेरा कंपटीशन हमेशा अपने आप से रहा। तो मेरा फिर एज ए डिविजनल ऑफिसर का मेरा अपॉइंटमेंट हुआ, फिर डिप्टी चीफ फायर अफसर के लिए अपॉइंटमेंट, प्रमोशन, नॉट अपॉइंटमेंट, प्रमोशन हुआ। फिर चीफ फायर अफसर के लिए प्रमोशन हुआ और आज मेरे को अभी 2 साल हो गए लगभग रिटायर हुए। तो अब मैं चाहता हूँ बच्चों को, कॉलेज वाले बच्चों को ये चीज़ें बताना, आते भी हैं स्कूल कॉलेजों में, बात करता हूँ तो पढ़ाई के बारे में मेरा मेन मोटो रहता है कि भी जो बच्चों को जो असली जो दिक्कतें आती है वो दिक्कत बच्चों को ना आए। हम उसको, बच्चों की जो प्रॉब्लम है उसको मैंने जो फेस किया है, जो थिंकिंग मेरी होती थी और कभी सॉल्व नहीं होता था तो मैं कैसे करता था, ये मैं बच्चों को अच्छा सर, एक चीज यहाँ पे आपने कहा कि बच्चों को प्रॉब्लम ना है, हमने भी अनुभव किया है, आपकी पीढ़ी ने भी अनुभव किया है, हमसे बाद वाले भी अनुभव कर रहे हैं। जो सबसे मेन प्रॉब्लम आती है वो गाइडेंस की आती है। आपने भी अभी जिक्र किया कि गाइडेंस कुछ था नहीं, अपने से करना था। आज भी ये कहीं ना कहीं हमारे एजुकेशन सिस्टम में है कि हमें पता नहीं कि हमें करना क्या है। हम पढ़ रहे होते हैं, हमें वो सारे सब्जेक्ट पढ़ाए जाते हैं, उसमें से हमें क्या चूज करना है, हमें किन सब्जेक्ट में लेके आगे बढ़ना है। कैसे पता करे बच्चे की किस सब्जेक्ट में उनकी रुचि है, किस सब्जेक्ट में रुचि नहीं है। कोई आर्ट्स पढ़ना चाहता है उसको साइंस पढ़वाया जा रहा है, कोई साइंस पढ़ना चाहता है उसको कॉमर्स में डाल दिया जा रहा है। तो हाउ टू नो कि मतलब क्या करना है हमें लाइफ में? सौरभ जी, मैं मानता हूँ कि वेयर देर इज विल देर इज ए वे। उसको बुलाया अंदर, आ गया है, बैठा है, बुला लो अंदर ही। सॉरी सर, वेयर देर इज वो विल, कट लग जाएगा। वेयर देर इज विल देर इज ए वे जी। अब गाइडेंस मैं मानता हूँ ये बहुत बड़ी चीज है, लेकिन नहीं मिलती तो ये नहीं कि हम बैठ जाएंगे, हमें उसको ढूंढना है। मुझे खुद अपने पैरों पे चल के सेल्फ मेड बनना, ये सबसे इम्पोर्टेंट बात है। आपने देखा होगा थ्योरी, लाइफ की जो थ्योरी है जो हम पढ़ते हैं और हमारी जो एक्चुअल लाइफ है, दोनों इतने कंपेटेबल नहीं है। जो हमने पढ़ा है वो हमारी पूरी लाइफ का जो पढ़ा हुआ है वो हमारा 10% ही काम आता है। उसके बाद हमारा अपना लॉजिक्स, हमारे अपने एथिक्स, हमारे अपने अवेयरनेस, हमारी अपनी विल पावर, हमारी स्ट्रेंथ, हमारी विल पावर है। ये बच्चों में हम बच्चे जहाँ उसको ढूंढने, आजकल तो मोबाइल है, आराम से आदमी, बच्चा कोई भी है, क्या सब्जेक्ट है, फिजिक्स अच्छी है तो फिजिक्स की फील्ड में है, बायोलॉजी में है, जूलॉजी में है तो डॉक्टर की लाइन में है, इंजीनियरिंग है। ये अब तो इतने प्लेटफार्म है अवेयरनेस के लिए, बहुत प्लेटफार्म है। उन अवेयरनेस के लिए उसका सिर्फ उसके मन में ये कि मुझे ये मेरा क्वेश्चन बनना चाहिए, उसका आंसर उसको मिलेगा।
ये पहले टाइम था कि बच्चा ज़्यादा इधर-उधर घूमता था, उसको कोई डायरेक्शन नहीं मिलती थी। अब तो क्लास में ही अवेयरनेस प्रोग्राम चलते हैं, टीचर्स हैं, प्रिंसिपल हैं, पड़ोसी का बच्चा है, बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स हैं, बहुत सारी ऐसी अवेयरनेस प्रोग्राम है कि बच्चे को क्या करना चाहिए। अच्छा तो ये सर, एक चीज़ मैं आपसे ये समझना चाहूँगा, जैसे आप फायर सर्विसेज में रहे, एक छोटी पोस्ट से लेके आप चीफ फायर ऑफिसर तक का जो सफ़र आपने तय किया, फायर सर्विसेज को लेकर के लोगों में आज भी अवेयरनेस मुझे लगता है बहुत कम है। जैसे जो नॉर्मल सोसाइटी में हमारे जो पुलिस वाले हैं, उनसे तो लोगों का राब्ता होता रहता है। ट्रैफिक पुलिस से भी गाहे-बगाहे टकराते रहते हैं। पर काइंड ऑफ पुलिस सर्विस के ही तरीके से एक फायर सर्विस जो होती है, वो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। लेकिन मौका तभी मिलता है या इनसे लोगों का इंटरेक्शन तभी होता है, जब कहीं ऐसी कोई वारदात होती है, घटना होता है। तो इसमें क्या-क्या चैलेंजेज़ हैं और अभी आज के दौर में हम फायर सर्विसेज में कितने आगे हैं, हम कितना बेहतर कर सकते हैं, किस लेवल की हम आपदा से बचा सकते हैं, प्रोटेक्ट कर सकते हैं लोगों को? देखो, इम्पोर्टेंस की बात तो ये है, ये मैं आपकी बात एग्री करता हूँ। नहीं, अगर इम्पोर्टेंस तो सर है, लेकिन अवेयरनेस लोगों को नहीं अवेयरनेस पता। अवेयरनेस अभी हुँ, स्कूल कॉलेजों में अवेयरनेस प्रोग्राम चलते हैं, हुँ। फायर सर्विसेज के ऑल इंडिया बेसिस पे भी चलते हैं हुँ, और दिल्ली स्टेट लेवल पे भी चलते हैं। हुँ, बहुत सारे प्रोग्राम कंपटीशन भी होते हैं। प्रोग्राम 14 से 20 अप्रैल के बीच में हमारा फायर सर्विस वीक है, हुँ, होता है हर साल में, तो उसमें वो अवेयरनेस प्रोग्राम चलते हैं। हुँ, लेकिन एक बात है कि लोगों का इंटरेस्ट जगाने के लिए यहाँ सेफ्टी को एक सेकेंडरी इशू माना जाता है। लोगों का इंटरेस्ट, आज कोई हीरो आ जाए बॉम्बे से, हीरोइन आ जाए, या पुलिस का कोई सीनियर ऑफिसर आ जाए, तो उसके ऊपर ज़्यादा फोकस रहता है। अगर कोई फायर ऑफिसर कहीं जाता है तो उसके ऊपर कोई ऐसा ज़्यादा नहीं फोकस नहीं जाता है, रहता। वो नहीं करता है। न्यूज़ भी आपने देखा होगा, पुलिस की ज़्यादा आती है, फायर की कम आती है। बहुत कब बहुत रेयरेस्ट, रेयर आती है, को बहुत ज़्यादा हो तभी आती रेयर ऑफ द रेयरेस्ट है। है। रेयर आते हैं। हमें इस चीज़ ये नहीं कि आनी चाहिए, ऐसा नहीं है। हुँ, हुँ, हमने एक आदमी को जान माल से बचा दिया, वो हमारा धर्म का ये ड्यूटी की है। हम वी आर हैप्पी। हमें ये देखिए कि भी उसमें न्यूज़ भी आना चाहिए, ये होना चाहिए। लेकिन सेफ्टी की जहाँ तक है, प्रिवेंटिव मेजर्स की जहाँ तक बात है, हुँ। ये हमारे यहाँ पे प्रिवेंटिव मेजर्स को इग्नोर किया जाता है। संसाधन नहीं है। संसाधन भी हैं, हुँ, लेकिन बिल्डिंगों में सिस्टम लगाए जाते हैं, सब कुछ किया जाता है, उनको मेंटेनेंस के लिए लोगों का ध्यान नहीं है। और वो ध्यान आपने देखा हो पिछली गर्मियों में, अभी गर्मियों में कितनी आग लगी, कितने लोग अभी जले। दिल्ली में भी तो झुग्गियों में भी लगी थी। झुग्गियों में आग, रोजाना डेली आप देखेंगे तो डेली जो है 200 से ऊपर की फायर कॉल है। लेकिन अवेयरनेस लोगों में कि मैं अपने घर को मैं सेफ रखूं, अपनी जहाँ बिल्डिंग है उसको मैं सेफ रखूं, जो बिल्डिंग ओनर है वो उनको चाहिए कि भी सर्टिफिकेट को टाइम से, जो इक्विपमेंट्स उनको रिन्यूअल किया जाए, उनको एक एक पता नहीं क्यों ऐसा वो है, एक वो नहीं है, अ, जुझारू नहीं है इसको जानने के लिए कि भी मुझे इसके बारे में बताया जाए। ये अभी भी कमी है। हुँ, डिपार्टमेंट कोशिश कर रहा है, लेकिन लोग इसके बारे में थोड़ा सा कम जानने की कोशिश करते हैं। हमें इस चीज़ के अवेयरनेस प्रोग्राम को और इसमें इन्वॉल्व किया जाएगा, किसी भी ड्रामा, कोई किसी भी तरीके से, ताकि लोगों में एक लगे कि हाँ ये इम्पोर्टेंट इशू है। बहुत ज़्यादा लाइफ जाती है। हुँ। आपने देखा हो पिछले टाइम में, अब में सालों में आप पिछला रिकॉर्ड देखते हैं, सर, बहुत जान-माल सारी दोनों की चीज़ें हानि हो जो बहुत की होती है। हानि बहुत ज़्यादा होती है, जो कि हम काफ़ी कुछ इसको रोक सकते हैं, कंट्रोल किया जा कंट्रोल सकता है। किया जा सकता है। जी। तो हमारा ये है, इसमें सर्विस के दौरान बहुत सारी घटनाएं हुई। हुँ, हुँ। कुछ तो ऐसी घटना सर जो ज़िक्र करना चाहें आप? कुछ ऐसा जिस जब आपको लगा, मतलब सर्विस के दौरान कोई ऐसी घटना जो लगता हो कि हाँ, ये ज़िक्र करना चाहिए, कुछ इंटरेस्टिंग? हाँ, एक शास्त्री नगर की एक कॉल थी। हुँ, हुँ, मैं थोड़ा सा उसके बारे में बता देता हूँ। हुँ, वुलन मार्केट, शास्त्री नगर। तो वहाँ वुलन का पूरे ग्राउंड पे पूरा स्टोर था, और पूरा ब्लेज्ड, 3-4 दुकानें पूरा ब्लेज थी, और ग्राउंड और फर्स्ट फ्लोर पे रेजिडेंस था उनका। तो जब सुबह का टाइम था, बिल्कुल सर्दियों के दिन थे, बहुत ज़्यादा टेम्परेचर डाउन था, कुछ दिखाई भी नहीं दे रहा था। मैं वजीरपुर में मेरी पोस्टिंग थी एज ए असिस्टेंट डिविजनल ऑफिसर। तो मैं जो गया तो पूरा ब्लेज था, और उसमें 5 बच्चे और एक
लेडी थी प्रेग्नेंट। नीचे बताया गया तो हम देखा कि पूरा ब्लेज था, कोई रास्ता जाने का नहीं था। तो गली के अंदर से एक गली, बीच में छोटी सी गली थी और दूसरे पड़ोसी के यहाँ जा करके हमने लेडर ब्रिज बना करके अंदर गए। अंदर जाके हमने 5 बच्चे और जो लेडी थी, कोई बेड के नीचे था, कोई बाथरूम में था, कोई इधर कोई उधर, सबको बाहर निकाला। बाहर निकालने के सभी बेहोश थे। बाहर निकाल कर फिर उसको आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन दिया। मुंह में से बिल्कुल ब्लैक पूरा था, पूरा उनका मुंह बंद था, पूरा बेहोश अनकॉन्शियस स्टेज में थे। उनको सबको आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन दिया और दे करके उनको हॉस्पिटल में भेजा। तो उनमें से 5 बच्चों में से एक बच्चे की डेथ हो गई थी, बाकी सब अलाइव रहे। प्रेग्नेंट लेडी थी वो भी, सभी आज तो काफ़ी, वो बहुत पहले की बात है, अब तो बच्चे बड़े बड़े हो गए। तो उनके एसोसिएशन ने भी लिख के दिया कि भी आपको गैलेंट्री अवार्ड, ये अवार्ड जो भी आउट ऑफ टर्न, ऐसा कुछ लिख के दिया था। लेकिन हमने उसको, हमारा लिए अवार्ड यही है कि भी वो आपको, सर अवार्ड तो आपको राष्ट्रपति जी से मिल चुका है, वो 3 बार, ये भी एक बहुत ही ऑनर की बात है। तो कैसा रहा अनुभव जब आपको पहली बार पता चला कि राष्ट्रपति से आपको अवार्ड मिलने वाला, और कौन से सन की बात है सर, ये जरा इस कहानी का भी बीच में जो ये फायर कॉल की मैं बता रहा था, तो उस टाइम में इतना एग्जर्शन मुझे हुआ कि मैं भी बेहोश हो गया था। तो मेरे को पुलिस उठा करके मेरे को हॉस्पिटल खुद भी करना पड़ा। काफी एग्जर्शन और धुआं इतना ज्यादा हो गया था कि एग्जर्शन, काफी पब्लिक बहुत ज्यादा थी इसमें। तो काफी कुछ उसमें हुआ, काफी लिखा भी गया, बहुत सारी चीजें एडमिनिस्ट्रेटिव रहा वो। जहाँ तक अभी अवार्ड की बात है, तो राष्ट्रपति जी ने वीरता चक्र मुझे दिया गया पहली बार 2005 में कीर्तिनगर के केस में। फिर मुझे 12 में विशिष्ट सेवा मेडल राष्ट्रपति जी के द्वारा दिया गया। फिर 23 में मुझे अति विशिष्ट सेवा मेडल मुझे राष्ट्रपति जी द्वारा, ये 3 बार मुझे। तो अब्दुल कलाम जी से लेकर के आई थिंक प्रतिभा पाटिल जी से, और अभी हमारी द्रौपदी मुर्मू जी, पाटिल जी से। अच्छा। और बीच में अमेरिकन यूनिवर्सिटी से डॉक्टरेट का भी जी वो मिला। अवार्ड लेते ये तो आपका सपना भगवान ने पूरा कर दिया। डॉक्टर आपको बनना था, डॉक्टरेट तो आपको मिल गया। नहीं तो ऐसे डॉक्टर बने। ये बड़ा, ये डॉक्टर की आपने बात छेड़ी, तो डॉक्टर की भी एक, मैं बीच में इसको नहीं बिल्कुल आप हम कहानियां ही सुनने बैठे। तो मैं जब कीर्तिनगर में जब मैं एडमिट था, मेरे 23 ऑपरेशन, मैक्सिमम ऑपरेशन हुए। तो थाइज और ये हाथ वगैरह पे सब जगह जो इलास्टिक जो होता है कवर, वो लपेटा हुआ था पूरे इसमें। तो मेरी चलने तो बहुत दूर की बात है। तो मुझे डॉक्टर, हमारे रिची गुप्ता डॉक्टर साहब थे, सुपर स्पेशलिस्ट थे। तो मेरे बराबर वाले रूम में सुंदरलाल जैन में हमारा एक साथी कीर्तिनगर के केस में ही वाज ट्रैप्ड ड्यूरिंग कीर्तिनगर फायर। तो उसका ऑपरेशन, लेफ्ट थाइज का ऑपरेशन 2-3 बार हुआ, और जो स्किन निकालते थे तो स्किन बार बार वो एक्सेप्ट नहीं होती थी। तो डॉक्टर रिची गुप्ता जी ने मेरे को बताया कि धर्मपाल जी, वो स्किन एक्सेप्ट नहीं हो रही है, तो अभी लास्ट स्किन का वो बचा हुआ है, इसका हमें टांग का ऑपरेशन करना पड़ेगा। थाइज से बिल्कुल साथ से टांग बचना बहुत मुश्किल है। तो पता नहीं, जीभ बताते हैं कई बार सरस्वती जी जीभ पे बैठती, विराजमान होती हैं, ऐसा। तो मैंने डॉक्टर साहब, मैं ऐसे लेटा हुआ, डॉक्टर साहब मगर मेरा एक काम कर दीजिए, मेरे को आप जो ऑपरेट करो, आपकी बार करो और मेरे को ले चलो। कह रहा क्या बात करते हो, खुद तो यहाँ पे बेड पे लेटे हो, हालत आपकी खुद नहीं ठीक, 22-23 ऑपरेशन और आप ऐसी कुछ भी करो, एक बार किसी तरह के मेरी मान लो, मेरे को लिफ्ट करो, नीचे कुछ लगा के, और प्रेशर जो गारमेंट्स पहने हुए हैं उसको डबल करके मेरे को एक बार ले चलो ड्यूरिंग ऑपरेशन में, मैं साथ खड़ा हूँगा। तो नरेश था उसका नाम, हमारे से सिपाही। तो मगर उसकी टांग बचाना मेरे दिल में है कि उसकी टांग बच गई तो मेरी तो बची जाएगी, मतलब ऐसा कुछ दिमाग में आया।
तो मेरे को उन्होंने मना करने के बाद मैं कहा नहीं मेरे को ले चलो, तो मेरे को बराबर वाले रूम में लेके गए, मेरे को कोशिश किया, तब उसकी टांग का जो वो कर रहे थे पूरा फीलिंग ये वो करके, तो मैंने डॉक्टर साहब को, डॉक्टर साहब इसका जो भी फ्लैश है, फ्रेश फ्लैश है, उसको भी निकालो। वो निकालते थे लेकिन कुछ रेशे उसमें इफेक्टेड जो रेशे थे वो भी मुझे लगता है रह जाते थे। तो मेरे दिमाग से कि नहीं जो फ्रेश जो ठीक है उसको भी कुछ पार्ट निकालो, क्योंकि थाइस का पार्ट काफी मोटा होता है, तो उसे फ्लैश निकालने में कोई ज्यादा दिक्कत नहीं। ये मैं नहीं बोल रहा था, पता नहीं मेरे अंदर से क्या बोल रहा था, ऐसा कुछ वो मेरे आपके अंदर का मतलब डॉक्टर ही नॉट डॉक्टर बाहर आ रहा था। बाहर आ रहा था। हाँ, तो डॉक्टर साहब मेरे को देखे और मैं कहा डॉक्टर साहब बाप रे, इसको और इसको पीलिंग और चिलो हाँ। फिर ऐसे देखता, फिर मैं कहा यस, तो मेरे को उसका ये पूरा दिखाई दे रहा था उसको। मैं कहा अब इसको ट्राई करो। तो उन्होंने डॉक्टर साहब ने उसको जो स्किन थी निकाला और उसको कवर किया। तो 4-5 दिन के बाद डॉक्टर साहब मेरे पास फिर उसकी इंफॉर्मेशन क्या है कि भाई नाउ स्किन हैज एक्सेप्टेड। उस दिन से डॉक्टर इसी गुप्ता ने मेरे को नाम दिया डॉक्टर साहब। आप लोग इस पूरे पॉडकास्ट को देखिएगा, कैसी लगी ये चर्चा आप कमेंट जरूर करिएगा, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिए और शेयर भी करिएगा अपने दोस्तों, परिवार, रिश्तेदार, जहां भी आपको लगता है, क्योंकि ये शो हमारा फैमिली शो है। आप अपने घर परिवार के साथ बैठ के भी देख सकते हैं और कुछ अच्छी चीजें सीख सकते हैं, अपने जीवन में उतार सकते हैं।